नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसका एहसास तो आपको और पूरी दुनिया को बहुत पहले हो चुका है, लेकिन आपके मोबाइल के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप दिन भर जो कुछ देखते हैं, क्या आप वही देखते हैं जो आप देखना चाहते हैं, या दरअसल आपको वो दिखाया जाता है जो भारत से बाहर बैठी विदेशी कंपनियां तय कर लेती हैं? यानी फोन आपका है, डेटा आपका है, और साथ साथ सोशल मीडिया जो ऐप हैं वो आपका प्लेटफॉर्म है। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर आप क्या देख रहे हैं? क्या ये हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के किसी कोने में बैठा कोई शख्स तय कर रहा है? यह सवाल बहुत बड़ा और बहुत गहरा सवाल है। अगर आप इस मुगालते में कि भाई आप तय करते हैं आप क्या देखेंगे, अगर आप इस मुगालते में कि आपको तो वही देखना है जो आप चाहते हैं, तो फिर अपनी आंखें खोलिए। दरअसल आप कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करते हैं, कुछ चीजें देखना चाहते हैं, लेकिन आपको दिखाया वो जा रहा है जो कोई और तय कर रहा है। और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये बात जो है ये कंपनी चलाने वाले जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको चलाने वालों, उनको संचालित करने वालों ने एक तरह से ये बात मान ली है, स्वीकार कर ली है। देखिए, अभी जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, और 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे, संसद के बिल्कुल 500 मीटर के दायरे में पहुंच गए थे और सिचुएशन बहुत खराब थी। उस वक्त पुलिस के बैरिकेड तोड़कर वो आगे बढ़ चुके थे, तो पुलिस को उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, संसद को सुरक्षित रखने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, उसमें कुछ निरपराध छात्र जो हैं वो भी इसका निशाना बने। लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स के बीच में जो प्रदर्शनकारी या जो गलत तत्व थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया, पुलिस की पिटाई करी, पुलिस को बुरी तरह से जख्मी किया। यह कहानी दो तरफा कहानी है, ये एक तरफा कहानी नहीं है। लेकिन याद कीजिए और थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाइए, आपको यह बात समझ में आएगी कि 20 तारीख को, 20, 21, 22 तारीख को आपके मोबाइल फोन पर अचानक से वो तमाम वीडियोस, वो तमाम लिंक्स, वो तमाम चीजें आ रही थी कि जो ये साबित कर रही थी कि जो जंतर मंतर पर हुआ, संसद के बाहर हुआ, उसमें सिर्फ छात्रों की पिटाई हुई और जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। वो बड़े सीधे साधे और बड़े भोले वाले लोग थे। ऐसा आपके साथ हुआ होगा। लेकिन 4 या 5 दिन बाद दोनों तरफ की वीडियोस पब्लिक में आने लगी, दोनों तरफ की, जिसमें यह भी था कि छात्र भी पिट रहे हैं, दूसरी तरफ हम यह भी देख रहे थे कि दूसरी तरफ जो है, जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे थे, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, जो रेड लाइट्स लगी थी, सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनको तोड़ तोड़ कर अपने घर ले जा रहे थे। यह भी थी। दोनों तस्वीरें आपको 4-5 दिन बाद दिखी। और साथ साथ यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गालियां देने की वीडियोस थी, जो भद्दी भद्दी अश्लील वीडियो थी, जो शायद आप अपने घर में कभी देखना भी नहीं चाहें, आपके सोशल मीडिया हैंडल पर अचानक से वो पॉपअप करके आ रही थी, अचानक से वो पॉपअप करके आ रही थी। और तब आपको लगा होगा कि पूरे देश का जेनजी जो है वो गालीबाज बन चुका है, पूरे देश का स्टूडेंट सड़क पर उतर चुका है, और पूरे देश में जो पुलिस है वो स्टूडेंट्स की दुश्मन बन चुकी है। आपको ऐसे ही लगा होगा। लेकिन क्या आपको जानते हैं, आपको इस बात का अंदाजा है कि दरअसल एक एल्गोरिदम नाम की चीज है, या एल्गोरिदम नाम का राक्षस है, जिसने उस वक्त आपका दिमाग हैक कर लिया था। जी हां, एल्गोरिदम ने आपका दिमाग हैक कर लिया था। आपको एक तरफा, एक तरह की चीजें लगातार दिखाई जा रही थी,
और वो दिखा दिखाकर आपके दिमाग को हैक कर लिया गया था। और फिर से कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाली कंपनियों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि दरअसल हिंदुस्तान में जो हुआ, जंतर मंतर से लेकर प्रधानमंत्री को गाली देने तक, ये सारा जो कंटेंट है, ये किसी ने इस कंटेंट के लिए पैसा दिया और इन कंपनियों ने, मेटा जो कंपनी है उसने स्वीकार किया, उसके अधिकारियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ये सारा कंटेंट जो है किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेकर के इसको बूस्ट किया, आपके मोबाइल फोन तक पहुंचाया। अब ये कितना बड़ा खेल है, और ये खेल पकड़ा इसलिए गया क्योंकि बाकायदा मेटा ने, वही मेटा जो आपका व्हाट्सएप चलाती है, आपका जो है वो फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम को और थ्रेड को चलाती है, उस मेटा नाम की कंपनी ने जब भारत के प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट, जब फेसबुक पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उस पर रोक लगा दी, तब पता चला कि यार ये क्या हो रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री की पोस्ट जो है, भारत के प्रधानमंत्री की पोस्ट को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को गालियां देने वाली पोस्ट जो है, उनको अश्लील बातें कहने वाली जो पोस्ट है, उनको पैसा लेकर बूस्ट किया जाता है। और जब पीएम की जब ये पोस्ट रोकी गई, उसके बाद जो है भारत सरकार की आंखें खुली, उनके कान और हरकत में आई और मेटा को बुलाया गया, मेटा को तलब किया गया और मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी तो मांग ली है। लेकिन अभी पिछले 2 दिन से भारत में जो संसदीय समिति है आईटी सेक्टर की, और इसके अलावा आईटी मंत्रालय और सरकार के बीच और इनकी मेटा के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद चल रहा है। और जो खबरें हैं वो ये हैं कि मेटा के जो तमाम अधिकारी भारत आए हैं, उनका लेफ्ट राइट कर दिया गया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने भारत में ये खेला किया, पैसे लेकर खेला किया। तो आज ये सवाल हमारे सामने है कि जंतर मंतर पर वास्तव में स्टूडेंट्स का मेला था या एल्गोरिदम का कोई खेला था। यह आज सवाल दो टूक में उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि याद रखिए, इससे पहले हिंदुस्तान में जो हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन पिछले 5, 6, 7 सालों से दुनिया के कई देशों में सोशल मीडिया कंपनी जो है रिजीम चेंज का अपना मुहिम चला चुकी हैं। कई देशों में रिजीम चेंज हो चुकी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया ने रिजीम चेंज का पूरी मुहिम को जो है वो एम्प्लीफाई किया। क्या भारत में भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ये करने की कोशिश कर रहे थे, और क्या आने वाले दिनों में भी ये करने की कोशिश होगी, या भारत सरकार इन कंपनियों को इनकी हैसियत दिखाएगी और ये कंपनियां भारत में ऐसा कोई भी काम करने का दुस्साहस ना करें? क्या इसको लेकर भारत सरकार कोई रास्ता बनाएगी, कोई लक्ष्मण रेखा खींची जाएगी? क्या इनके बेलगाम होती कंपनियों की लगाम कसी जाएगी? आज ये सब सवाल हमारे सामने है। दो टूक में इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे। जंतर मंतर का मेला क्या एल्गोरिदम का खेल है, इसी पर चर्चा होगी। इससे पहले जरा सुन लीजिए क्या कुछ इसको लेकर कहा सुना जा रहा है। सुनिए जरा। ये जीत भारत के संविधान की है, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है, और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा। जो हमारे तमाम नेताओं को शैडो बैन कर रखा है, जो हमारे खिलाफ उल जुलूल बातें चलाई जाती हैं, तब नहीं इनको मेटा को समन करना होता। मेटा को समन कर दिया प्रधानमंत्री के लिए। नियम प्रधानमंत्री के लिए अलग हैं और हमारे आपके लिए अलग हैं। क्यों? हम लोगों ने ही जो है निशिकांत जी जो हमारे चेयरमैन हैं, उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और माफ़ी मांगने के लिए कहा था। और उसके साथ ही हमने ये भी चिंता जताई थी कि एंटी नेशनल को जो जिस तरह से प्रोपोगेट किया जाता है और जिस तरह से उसको जो है वो बढ़ावा दिया जाता है, उसके लिए भी चिंता जताई थी। तो हम लोग इस बात के बहुत खुश है कि उन्होंने अपनी गलतियाँ मानी हैं और आगे चलकर भी जो है जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को जिस तरह से खतरा होता जा रहा है,
इन आतंकी शक्तियों से, उससे भी हमें जो है राहत मिलने की ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। निशिकांत दुबे ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं जिससे देश की जो छवि है, जो रेपुटेशन है, डेमोक्रेसी की जो छवि और रेपुटेशन है, वो खराब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो इसका खंडन करना जरूरी है और मेटा को जवाब देना ही पड़ेगा। कोई भी संगठन हो जो भारत की परंपरा और भारत के संविधान और भारत के संसद को ठोस पहुंचाती है, तो उनको माफी मांगनी चाहिए। बड़ी कंपनियां जो हैं ये कहती हैं कि साहब हम भारत आएंगे भी, भारत की मार्केट की मलाई खाएंगे भी, लेकिन कानून का पालन नहीं भी करेंगे और हम अपने ना लक्ष्य पर खेलेंगे, हम कानून का उल्लंघन करते चलेंगे। जब एंड में हुआ तो कोई बात नहीं, सॉरी कर देंगे। तो देखिए, सॉरी करने से या माफ़ी मांगने से काम नहीं करता, क्योंकि कानून के प्रकरण अलग होते हैं। अगर आप किसी का खून कर दें या किसी पर आप एक्शन करके उसको गहरी चोट दिलाते हैं तो शायद माफ़ी से काम नहीं चलता, कानून का प्रकरण खुद ही चलता है। मुझे इस लगता है इस संदर्भ में भारत को इस तरह की माफ़ी बिल्कुल नहीं स्वीकार करनी चाहिए। चलिए, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आपने तमाम आपको बयान सुनवाए और ये आपको जानकारी दे दूं कि आज जो चर्चा हुई है उसमें ये भी खबर आई है कि मेटा के कंपनी जो मेटा के जो टीम थी उसने स्वीकार किया है कि हाँ, उनके एल्गोरिदम में कुछ गड़बड़ी तो है, ये उन्होंने स्वीकार किया है। अभी खबरें ये आ रही हैं कि ये कुछ और दिन जो है मेटा के अधिकारी भारत में रहेंगे और इस बीच जो है इन कंपनियों के साथ जो भारत के IT जो सेक्टर के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ जो है उनकी लगातार चर्चा होगी। इस सब को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 मेहमान जो है आज की डिबेट में रहेंगे। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी। स्क्रीन पे दिखाइए मेहमानों को। चारू प्रज्ञा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जो है राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। वंदना सिन्हा मेरे साथ जुड़ी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जो है निर्वा मेहता जुड़ी हैं, एडिटर इन चीफ हैं द पैम्फलेट की। खासा चर्चा में इन दिनों पैम्फलेट क्यों है वो भी चर्चा करेंगे। और मेरे साथ जो है सुरेश नखुआ जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक है और साथ साथ सुरेश नखुआ जी जो हैं वो IT के जो है एक्सपर्ट भी हैं। आप सभी का शुक्रिया, स्वागत आपका। शुरुआत कर रहा हूं चारू प्रज्ञा जी और संजीव कौशिक जी, आप दोनों से 1.5 मिनट आप दोनों को मैं दे रहा हूं। उसके बाद आज की चर्चा को शुरू करूंगा, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। चारू प्रज्ञा जी, क्या कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है ये सेंसरशिप लगाने की कोशिश कर रही है कि भाई इन कंपनियों को बुलाकर, इन कंपनियों को ड्रिल डाउन करके सरकार एक तरह की सोशल मीडिया की सेंसरशिप कंट्रोल करने की एक कोशिश कर रही है। बोलिए। अशोक जी नमस्ते। देखिए, सामान्य भाषा में मैं एक बात समझाना चाहती हूँ। बहुत लंबे अरसे से ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, जो विदेशी टेक कंपनियां हैं, ये पैसे तो कमाती हैं पब्लिशर के जैसे, लेकिन आड़ में छुप जाती हैं अपने आप को इंटरमीडिएटरी बताकर, ये बताकर कि भाई इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो यूजर्स हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, जैसे संजीव जी हैं, जो यूजर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है वो क्या पोस्ट करते हैं अपने अपने पेजेस पर। लेकिन अगर इन पेजेस को पोस्ट आपके प्लेटफॉर्म पर करा जाता है और इन पेजेस के अंदर कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, इन पेजेस के अंदर झूठ है, इन पेजेस के अंदर पोर्नोग्राफिक है कुछ, अगर इन पेजेस के अंदर कोई ऐसी चीज है जो दंगे फैला सकती है, जो झूठ फैला सकती है, तो भाई जिम्मेदारी इन टेक जायंट्स को भी लेनी पड़ेगी। और इसीलिए हमारे देश में IT रूल्स को लागू करा गया था। IT रूल्स को लागू करने के समय कुछ चीजें स्पष्ट हो गई थी। एक अफसर इन कंपनीज का हमारे देश में हमेशा तैनात रहेगा। अगर कोई समस्या उठती है 24 घंटे के अंदर उस पोस्ट को डाउन किया जाएगा। और इस बार भी जो डिस्कशन करा जा रहा है वो बड़े मुद्दों पर है अशोक जी। इसको राजनीतिक ना बनाया जाए तो देश हित में रहेगा। और मैं आपको बताती हूं किस प्रकार से। सबसे बड़ा मुद्दा है चाइल्ड अब्यूज का मटेरियल, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का मटेरियल। और इसको लेकर हमारी सरकार ने सवाल पूछे। हमारी सरकार ने ये कहा कि अगर कोई ऐसी चीजें पोस्ट करता है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म को पैसा देता है, आप कैसे इस कंटेंट को एम्पलीफाई कर सकते हो या बढ़ा चढ़ा के बाकी लोगों को दिखा सकते हो। पूछा गया कि अगर आपको पता है कोई वीडियो AI से बनाई गई है, जो झूठ है, जो डीप फेक वीडियो है, अगर आप उसको रेगुलेट नहीं करोगे और उसको कोई पैसे देकर फैला रहा है जनता में, तो आप उसको उसकी आड़ के पीछे
छुप नहीं सकते। तो जो ये एल्गोरिदम है, ये कौन बनाता है, हम क्या कंज्यूम करते हैं, इसका निर्णय कौन लेता है और इसकी जिम्मेदारी कहां ठहरती है? इस बार जब हमने ये कड़े सवाल पूछे तो मेटा ने सामने आकर माफी मांगी है। इससे ये साफ पता चलता है जिस रास्ते सरकार चल रही थी, जो कानून सरकार ने बनाए वो बिल्कुल सही थे और वो इसी प्रकार से कड़क होने चाहिए। ओके, मैंने आपको समय खत्म होने का रोका नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन थी। मैं हाँ, केवल बिल्कुल। टेक्निकल बात कर रही थी अशोक जी, राजनीति पे इसके बाद एग्जैक्टली, आऊंगी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, मैंने इसीलिए आपको नहीं रोका, क्योंकि मुझे लगा कि ये चीजें हैं जो पब्लिक को समझनी चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को रोका नहीं। और ये सही बात है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिस तरह से इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म पर जो है उसको बूस्ट किया जाता है, वो दिखाई जाती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन संजीव कौशिक, देखिए इन कंपनियों को जो है कुछ तो इनकी अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है। अब ये मेटा ने खुद ही माना है कि सर्टेन तरह का जो कंटेंट था उसको बूस्ट करा गया पैसे लेकर के। तो ये हिंदुस्तान में कुछ भी आप पैसा लेंगे, कहीं से पैसा लेंगे, दुनिया के किस कोने से पैसा लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, टर्की से लेंगे, चीन से लेंगे, और भारत में उनके मन मर्जी का अगर कंटेंट जो है बूस्ट करा जाएगा, तो इसको लेकर सरकार ने जो कदम उठाया, मुझे लगता है पॉलिटिकल अपनी सीमाओं से निकलकर सबको इसका समर्थन करना चाहिए। सहमत हैं आप इस बात से? अशोक जी, सबसे पहली बात कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कोई वीडियो यदि मेटा 5 घंटे के लिए ही सही यदि डिलीट कर देता है तो उसका जवाब उसको देना होगा, और हिंदुस्तान की सरकार उसके गिरबान में हाथ डाले और जबरदस्ती खींचे भी और उससे सवाल भी करे कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने देश के प्रधानमंत्री का वो वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन बात इससे आगे बढ़ते हैं। जब सोशल मीडिया का उदय हो रहा था उस वहां से शुरू करते हैं। आपको उदय से लेकर के भस्मासुर तक की बात तो करनी ही होगी। 2004 में ऑर्कुट शुरू होता है, 2010 के बाद में फेसबुक, ट्विटर, ऑर्कुट शुरू होता है, और 14 के बाद में ये सारा तांडव शुरू होता है। आप हमें ये बताइए कि क्या देश की सरकार इतनी नकारा है कि ये बात तय नहीं कर पाए कि सोशल मीडिया पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, किसी और को गाली दे रहा है, किसी और के बारे में अपशब्द कर रहा है, क्या सरकार के पास ये कोई भी रेगुलेटरी नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि वो तय करे कि ये आदमी है कौन? दरअसल सबसे ज्यादा सरकार के पक्ष में इस तरह से नंगा नाच करने वाले लोग थे सोशल मीडिया पे। अब आपको ये उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। नेहरू के साथ, नेहरू के बेटी के साथ, नेहरू के बहन के साथ, इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ, राहुल के बहन के साथ, वो सारे कौन लोग थे ये? आपने कभी कोशिश की कि आइडेंटिफाई करे कि ये कौन लोग थे? नहीं। 50 करोड़ के आसपास में हमारे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं। क्या इस बात की कोई तस्दीक है या हिंदुस्तान के सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोग इसमें फर्जी हैं और कितने लोग ईमानदारी के साथ अपने ओरिजिनल आईडी के साथ हैं? सरकार दरअसल जानबूझ करके ऐसे फर्जी लोगों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जो विपक्षी पार्टियों के ऊपर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। लगातार पिछले 10-12 सालों से विपक्षी पार्टियों के ऊपर एक कॉकस बनाने का और उनको डिफेम करने का या उनको बदनाम करने का प्रयास ही तो किया गया। कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने सवाल किया क्या? और बड़े बड़े मंत्री, देश के प्रधानमंत्री वैसे लोगों को फॉलो करते हुए दिखाई दिए जो लोग विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के बारे में गलत सलत बेबुनियाद उस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए और उसको फॉलो करते हुए दिखाई दिए। तो ये यदि संजीदगी होती तो शायद ये मामला यहां तक नहीं पहुंचता। मुझे दुख है। मुझे दुख है। चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कर। जी, पहली बात तो मुझको ऐसा लगता है कि द एंटायर पॉइंट ऑफ द डिबेट इज लॉस्ट ऑन द कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। आई एम सो सॉरी। सच्चाई ये है कि मुझे लगता है संजीव जी को कुछ बातें जो कोर की मैं समझा रही थी उनको समझ में नहीं आई। देखिए, एक तो आप एक डिफरेंशिएट करिए, एक फर्क बनाइए सर्विलेंस में और एक टेक जायंट हमको एक कंपनी हमको बताए आप और मैं क्या देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और वापस हम मुद्दे पर आ जाते हैं अशोक जी, और इस बार मेरे को राजनीति पे भी जवाब देने का थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे दीजिएगा। मुद्दा बहुत बड़ा ये है, और इस बात को आप समझिए कि अगर हमारे देश में कहीं दंगे होने वाले हैं और उस दंगे के लिए किसी ने गलत वीडियो बनाया है एआई का इस्तेमाल करके, डीप फेक का इस्तेमाल करके, और आप झूठ फैला रहे हैं। संजीव जी बीच में मत बोलिए, मुझे समझाने दीजिए, मुद्दा समझाने दीजिए। जनता समझदार है, अपना निर्णय बोलेगी। अगर किसी ने इस प्रकार का झूठा वीडियो बना दिया है अशोक जी, तो क्या केवल मेरे जेब में पैसे हैं और ये पैसे मैं फेंक सकती हूं मेटा के ऊपर? क्या मेटा की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस झूठ को फैलाने में?
अब इस झूठ के नतीजे से अगर हमारा देश जलता है तो जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अगर आप पैसा लेते हो ना तो आप इंटरमीडिएटरी नहीं हो। आप इंटरमीडिएटरी तब तक ही हो जब तक आप पैसा नहीं लेते। जिस वक्त आप पैसा लेके निर्णय हमारे लिए लेने लग जाते हो, आप पब्लिशर बन जाते हो। जब आप सेंसरिंग करने लग जाते हो, आप पब्लिशर बन जाते हो। यह है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप इसको राजनीतिक नजरों से अगर थोड़ा दूर होकर देखेंगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि सरकार ने इतना बड़ा सेफ गार्ड का तोहफा दिया है जनता को, इतना बड़ा गिफ्ट दिया है जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता था। अब आते हैं आपके राजनीतिक मुद्दों पर। तो आप यहां पर बात कर रहे हैं, आपकी आवाज दबाई जाती है। भाई, एक तरफ तो आपके सोशल मीडिया वाले बैठ के चीख चीख के कहते हैं, देखो जी हमारे राहुल जी के तो इतने लाइक्स आ गए, आपके तो लाइक्स आते नहीं। तो तब तो आपको ये फर्क समझ में नहीं आता, तब आप ये कंपैरिजन अलग तरीके से, गलत तरीके से करके दिखाते हैं। और दूसरी बात, आप ये भी फर्क नहीं समझ पाते कि एक मैं फिर से वही सवाल पूछूंगी, मैं अपने इंस्टाग्राम पे क्या देखूं, इसका निर्णय मैं लूंगी या वो लेगा जो पैसा दे रहा है मेटा को और वो गलत कंटेंट कंज्यूम करा रहा है। अगर आज हमारे देश के युवा पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो पुश मार्केटिंग के द्वारा उनके सामने आया है, अगर किसी बच्चे के फोटो को मॉर्फ कर दिया गया है, और ये मैं कंटेंट सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं कह रही हूं, मैं बच्चों के लिए कह रही हूं क्योंकि इसमें पेरेंटल फिल्टर्स बिल्ट इन नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी कहां ठहरती? और अगर आप राजनीति पर आना चाहते हैं ना संजीव जी, तो ऐसे इशू पर तो फिर तो मैं आपको क्या ही बोलूं। नहीं, मैं एग्जैक्टली सुनिए, देखिए ऐसा है, मैं एक मिनट से पहले बात आगे बढ़े, मैं बड़ा और प्रधानमंत्री की वीडियो हटाने की किसी की हिम्मत कैसे है भाई? नहीं, कोई और निर्णय कैसे लेगा कि हमारे प्रधानमंत्री की वीडियो कोई देख सकता है कि नहीं देख सकता? एक मिनट आ रहा सर, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं। देखिए, हम चाइना नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान में आज बहुत सारे लोगों को चाइना बड़ा पसंद आता है, चाइना की दुआई देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान चाइना नहीं है कि जहां पर वो सारे प्लेटफॉर्म को बैन कर दें कि भाई आपको अखबार में नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं मिलेगा, जो सरकार कहेगी वो। यहाँ तो सरकारी टीवी में जिसको बोलते हैं वहाँ पर भी बैठकर सरकार की धज्जियाँ उड़ाने की अनुमति हम देते हैं। तो ये चाइना नहीं है पहली बात कि हम बैन कर दें। लेकिन हाँ, जो सोशल मीडिया अकाउंट, जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं, उनको रेगुलेट करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता को, और मैं फिर कह रहा हूं, आप उठाकर देख लीजिए। मैं अपना उदाहरण आपको बताऊं, अच्छा मैं पहले अपना उदाहरण आपको बताऊं, देखिए फिर आपको लगेगा क्या। देखिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथ क्या हुआ। ये देखिए, मैंने एक ट्वीट करा था, देखिए खेल देखिए क्या कर रही हैं ये कंपनियां। मैंने एक ट्वीट किया था, ये 4 दिन, ये 1 हफ्ते पहले मैंने ये ट्वीट करा, आप युवाओं को झूठ बोलकर, झूठे भाषण देकर, फेक रील बनाकर भड़का सकते हैं कि पुलिस ने अपनी गाड़ियां खुद तोड़ी, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। सीसीटीवी कैमरे ने भाषण देने वाले सीजीपी नेताओं और झूठे रीलबाजों की कलई खोल दी। यह मेरा ट्वीट है पिछले हफ्ते का। जानते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या किया गया? इसका ट्रांसलेशन यह किया गया कि झूठे भाषण देने वाले सीजेपी को बीजेपी कर दिया गया। यह मेरे ट्वीट के साथ हुआ है। अब आप सोचिए कि एक पत्रकार के ट्वीट के साथ इतना बड़ा खेला हो रहा है। मैं जो लिख रहा हूं, जिसका नाम लिख रहा हूं, उसका नाम ही बदल दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कंपनियां किस तरह का घटिया खेल हिंदुस्तान में खेलना चाहती हैं। और यह भी बता दूं मैं, यह डीप फेक जो है, 2024 का चुनाव, आधा चुनाव जो है वो अमित शाह की एक डीप फेक वीडियो पर लड़ा गया कि अमित शाह ने यह कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, जो था ही नहीं। वो डीप फेक वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम पर, वो सोशल मीडिया के हर हैंडल पर, व्हाट्सएप पर वो बूस्ट किया गया और हिंदुस्तान के आधी से ज्यादा पब्लिक को लगा कि अमित शाह ने कहा है कि हमारी सरकार, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और उसका असर चुनाव पर पड़ा। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये इन कंपनियों को लक्ष्मण रेखा खींचना, उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करना, ये जरूरी है। ये देश बचाने के लिए जरूरी है। ये पॉलिटिकल लाइन आपको जो लेनी है वो एक अलग बात है। बोलिए संजीव कौशिक जी, फिर मैं वंदना जी के पास जाऊंगा। 1 मिनट, हाँ ठीक, बोलिए संजीव जी। मैंने कहा कि आधी अधूरी बातें भी सच नहीं होती। आप जो बात कह रहे हैं, हमें एक लाइन में हम तो यही बोल रहे हैं कि 2014 से लेकर के अभी तक 26 तक सरकारें किसकी है? क्या कोई एक अथॉरिटी, क्या इस तरह की कोई बात वो सरकार डेवलप नहीं कर पाई? आप
किस पे आरोप लगा रहे हैं? ठीक है, विपक्ष पे? ठीक है, मैं मेटा आपकी बात पे? समझिए। आप किस ये पे? कह रहे हैं, ओके, आप जो ये कह रहे हैं कि भाई 2014 के बाद सरकार आपकी है, आप करिए, बिल्कुल ठीक है, ये सवाल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। मैं इसमें आपके साथ खड़ा हूं कि 2014 के बाद से क्या हो रहा था। सरकार अब अगर देर से जगी है तो इनकी चूड़ियां ऐसे टाइट कीजिए कि दोबारा हिंदुस्तान में ये संजीव कौशिक भी कह रहे हैं, तो ये चारू जी आपको सुनना चाहिए। अशोक जी, डर के अरे किसी भी कारण से भाई, अरे सुनिए ना, एक मिनट डर के, एक मिनट संजीव कौशिक, डर के सुनिए, किसी भी कारण से कहिए। मैं कह रहा हूं डर कर रही है, कैसे कर रही है, अच्छी बात है ना, आप खुद सपोर्ट कर रहे हैं। और आपकी सरकार के और कांग्रेस के जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अभी हाल ही में बयान दिया। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करा जाए, सोशल मीडिया ऐसे नहीं चल सकता। तो आपके मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन बात यही है कि ये जो आप कह रहे हैं, बड़ा उम्मीद करता मगर कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरह से आप हिम्मत करके कह रहे हैं कि हाँ इनको कंट्रोल करना चाहिए, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे अगर कांग्रेस के कुछ बड़े नेता ऐसा बयान देते तो बहुत अच्छा है। मैं आता हूं, लेकिन वंदना जी, उसके बाद में सुरेश जी और निर्वा जी आपके पास आऊंगा। वंदना जी, आपको भी लगता है कि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रही हैं और इसलिए जो है इनकी चूड़ियां टाइट की जानी चाहिए? देखिए अशोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमारे पीएम जो थे वो मीडिया को मैनेज कर रहे थे, फिर उनको अचानक से लग गया कि सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल के लोग जो है, आजकल के जो छात्र हैं, आजकल के जो स्टूडेंट हैं, आजकल के जेनजी, आजकल के लोग जो है वो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा है, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट सोशल मीडिया पे चल गया। तो ये जो अब सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात हो रही है, ये सिर्फ मोदी जी अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, शायद उनका ये है, क्योंकि उनका जब अपना जब उनका पोस्ट कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो जाता है तो आकर फॉरेन से कंपनियां आकर उनसे माफी मांग रही है, लेकिन 140 करोड़ जनता अपनी आवाज उठ रही है, उस पर कोई भी आवाज नहीं दे रहा है। अब मैं आपको एक बहुत सेट से एग्जांपल दिखाती हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ प्रूफ, और आपने देखा भी होगा। मुझे मालूम है, हाँ। रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि E20 पे आवाज उठाया गया, पेपर लीक पे आवाज उठाया गया। तो अब यह है कि अब एक फॉरेन कंपनी तय करेगी कि डेमोक्रेटिक कंपनी में कौन बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। तो केंद्र सरकार पे तो फिर धिक्कार है इस चीज की कि एक फॉरेन कंपनी तय करती है कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है विपक्ष पे लगाम लगाना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो अब एक विकल्प बन चुका है लोगों की आवाज का। तो इसको दबाने के लिए आज के डेट में, क्योंकि आज तक इतने अब्यूजिव चाइल्ड मटेरियल्स सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहा, लेकिन आज तक उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की। हमारी बच्चियों की, हमारी बेटियों की फोटो जो थी वो इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहा, लेकिन उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतने सारे डिफेक्ट्स रहे, लेकिन आज अचानक से अशोक जी एक प्रोटेस्ट चलता है जहां पे ये पता चलता है कि पूरा प्रोटेस्ट, जहां पे मीडिया ने उनको एक महीने नहीं दिखाया, वो प्रोटेस्ट पूरे सोशल मीडिया पे चल जाता है। एक मिनट वंदना जी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कुछ फैक्ट चेक आपके होने चाहिए। आपने जो पॉलिटिकल बात करनी है बिल्कुल करिए, आपके कुछ फैक्ट चेक होने चाहिए। पहली बात, आपने कहा मीडिया को कंट्रोल, मैं बार बार बताता रहा हूं क्योंकि वंदना जी आज आप मेरे साथ पहली बार जुड़ी हैं, इसलिए आपकी जानकारी दुरुस्त करना बड़ा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को कैसे कंट्रोल करते हैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण दूरदर्शन है, डीडी न्यूज है। और वो कैसे है कि इसको तो आप सरकारी चैनल कहती हो ना, तो इस डीडी न्यूज पर सुनिए, अभी फैक्ट चेक पूरा नहीं हुआ, इस डीडी न्यूज पर, इस दूरदर्शन पर 2016 से पहले विपक्ष के किसी नेता को बुलाया नहीं जाता था। जाके चेक कीजिएगा, विपक्ष का कोई नेता डीडी न्यूज पर आकर के ज्ञान नहीं दे सकता था, सरकार की आलोचना नहीं कर सकता था। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कंट्रोल किया कि उन्होंने कहा नहीं, आम आदमी पार्टी को भी बुलाओ, कांग्रेस को भी बुलाओ, और जो है हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाओ, उनको सरकार की आलोचना करने का वक्त दो। दो टूक में हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी डीडी न्यूज पे बहुत प्रोग्राम होते हैं। एक फैक्ट चेक, ठीक है। दूसरा, एक मिनट, दूसरा फैक्ट चेक, आपने बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला देखा? आज की खबर है, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा? बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि ये जो E20 को लेकर जितनी भी आपत्तिजनक पोस्ट आ रही हैं उनको सोशल मीडिया से हटाया जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है। और सोशल मीडिया पर जब तक अरविंद केजरीवाल स्टूडेंट्स का मुद्दा लिख रहे थे तब तक उनका पोस्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया। वो E20 को लेकर जब झूठ फैला रहे थे कि भारत के किसानों की इसमें ये हो रही है, फलाना हो रही है, तो E20 को लेकर जब उन्होंने झूठ फैलाना शुरू किया तो बॉम्बे हाईकोर्ट भी कहता है कि E20 को लेकर जो भी झूठ फैला रहा है उसकी पोस्ट जो है रिस्ट्रिक्ट की जाए।
तो आप कंपनी को छोड़ दीजिए, कम से कम हाईकोर्ट का तो सम्मान कर लीजिए। बोलिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। मैंने एक पोस्ट डाला था, आपने अपना एक्स अकाउंट दिखाया, मैं भी आपको अपना एक्स अकाउंट दिखाती हूँ। मैंने एक पोस्ट डाला चंदा चोरी के ऊपर। मुझे ये मुझे एक्स अकाउंट से ये मुझे देखो, ये हाँ, ये मेरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मुझे नोटिस भी आ गया। दिस इज अ सो कॉज नोटिस वाज सर्व्ड टू मी, लाइक 3 दिन पहले मुझे आया, और मैंने सोशल अपने एक्स अकाउंट पे सिर्फ एक चंदा चोरी के ऊपर पोस्ट डाला था। तो इस तरीके से यहाँ पे लोगों के देखो जो बात है वो दबाई जा रही है, जो सच है वो सच है। आज तक सोशल वंदना जी, ऐसे नोटिस ना, ऐसे नोटिस मुझे हर हफ्ते आते हैं। पहली बात, मैंने वो आपका ट्वीट, एक मिनट, मैंने आपका ट्वीट नहीं देखा, आपका नोटिस नहीं देखा, लेकिन ऐसे नोटिस जो है ना, कम से कम मुझे हर हफ्ते आते हैं। कई बार क्योंकि कोई कंप्लेंट करता है, उसको लेकर उसमें बड़ा साफ लिखा होता है कि ये कोई लीगल एक्शन के लिए नहीं है, लेकिन ये शिकायत है आप तक। तो आप कौन सी नोटिस की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता कि आपने, और आपका ट्वीट क्या था उसको बिना देखे, लेकिन आप कहेंगी तो मैं अपना ट्वीट मैंने पढ़कर भी सुना दिया। तो उससे अगर आपका ट्वीट मेरे सामने होता तो मैं उसको लेकर बात करता, लेकिन ये प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं, और प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करना चाहिए ना। एग्जैक्टली आपका अननेसेसरी क्यों रोका जाए, मैं कह रहा हूं बिल्कुल। और हाँ, अगर कोई झूठ फैला रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए। किसी को कैसे हम झूठ फैलाकर, झूठी वीडियो बनाकर जो है वो सोशल मीडिया पर उसको नाच करने दें, और वो दुनिया से पैसा ले, कहीं से पैसा ले, चीन से ले, और उसके बाद उसको जो है वो जो है बूस्ट करे। ये अनुमति हम क्यों दें? E20 में जो है भारत के किसानों का लॉस हो रहा है, भारत के किसानों की ये छीनी जा रही है, जिसका कोई फैक्ट नहीं है। ऐसी कोई पोस्ट डाल दे, वीडियो डाल दे, और उसके बाद उसको पैसे देकर बूस्ट करवाए। क्यों नहीं करवाना चाहिए? नहीं, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। चारू जी बोलिए, फिर मैं सुरेश जी और निर्वा जी के पास आऊंगा। जब एक मिनट रुकिए, एक मिनट चारू जी, मुझे भी इसका जवाब का थोड़ा एक मिनट आ रहा हूं मैं, रुकिए, एक मिनट आ रहा हूं मैं। अशोक जी, ये आपने ना बिल्कुल सही उदाहरण लिया है, और बहुत आसान हो गया है। जिसके पास एक हाथ में मोबाइल है, वो फ्री AI टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी झूठ प्रकार की वीडियो किसी के भी बारे में आजकल बना देता है, और इस वीडियो को पैसे देकर इतना ज्यादा फैला देता है कि भाई सबके पास तो इतनी समझ भी नहीं है कि वो ये देखकर जाकर चेक करे कि उस पे AI मार्क लगा है कि नहीं लगा। अब नितिन गडकरी जी जैसे मंत्री को भी कोर्ट में जाकर ये दिखाना पड़ा कि इतना ज्यादा झूठ फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसमें पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर इसमें पूर्ण विराम नहीं लगेगा तो हमारे देश के नुकसान से विदेशों का फायदा हो रहा है। और आपने बिल्कुल ठीक E20 का उदाहरण लिया है। तो यही हुआ आज की तारीख में। जिन प्रवक्ताओं को इतना अपडेट नहीं है तो वो जान ले, इंजंक्शन लगा हुआ है इस प्रकार की बातें करने पर भी, और इस प्रकार की बातों को पोस्ट करने पर भी। तो इस तरीके का लीगल प्रावधान बना कहां से? क्योंकि कानून लाया गया, और उस कानून में आपने ये साफ कहा था हमारी सरकार को, हम इंटरमीडिएटरी हैं जी, हम निर्णय नहीं लेते। हमारे ऊपर जो पोस्ट करने के लोग हैं वो निर्णय लेने वाले लोग हैं। तो पोस्ट करने वाले हाँ आप और हम लोग हैं। अब वो मान गए कि वो पब्लिशर की तरह काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एल्गोरिदम कैसे सेट हो रहा है वो हमको समझा नहीं रहे, हम क्या देख रहे हैं वो हमको समझा नहीं रहे, हमारे देखने से वो कितने पैसे कमा रहे हैं वो भी हमको समझा नहीं रहे। तो अंत में भाई उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये बहुत ही सेलेक्टिव और पॉलिटिकल नजरों से देखने वाली बात है। आप ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी का कुछ चंद मिनटों के लिए, सेकंडों के लिए हट गया। मैं ये बोलती हूं, अधिकार किसने दिया किसी की भी वीडियो को हटाने का? अगर वो झूठ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा नहीं है, वो तो सिर्फ एक संदेश था भाई। अगर आप संदेश को भी ब्लॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कोई पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप सेंसरिंग कर रहे हैं, और ये सेंसरिंग का अधिकार इस देश के कानून आपको नहीं देते। ओके, मैं सुरेश जी आपके पास आ रहा हूं एक बात लेके। देखिए एक मिनट, मैं बहुत गंभीर, सुरेश जी क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है या कोई आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है? मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी मेरे पास देखिए, अभी आप देखिए फिलिस्तीन को लेकर, गाजा को लेकर के, या भारत में, एक मिनट रुकिए, आऊंगा भाई, 2 मेहमान और हैं, आता हूं आपके पास। हाँ ठीक है ना। तो सवाल यह है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन अचानक एक किसी घटना को इतना एम्पलीफाई कर दिया जाता है कि हमको लगता है कि दुनिया भर में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है ना, गाजा में तो इंतहा हो रहा है, ठीक है, उसको इस तरफ से एम्पलीफाई। और मेरे पास ओप इंडिया का एक ट्वीट है। ओप इंडिया ने हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है उसका जब ये ट्वीट डाला और इसको जब इसकी रिपोर्ट डाली तो इस पेज को मेटा ने ब्लॉक कर दिया। ये मेटा खेल कर रहा है। तो सवाल ये है, और दूसरी चीज ये कि आप अगर YouTube पर, मैं कहता हूं YouTube पर
या फिर आप इंस्टाग्राम बाकी प्लेटफॉर्म पर आप अगर आतंकवादी लिख दें, तुरंत जो स्ट्राइक आ जाती है, तुरंत उस वीडियो आतंकवादी नहीं लिख सकते। जिस प्लेटफॉर्म पर आतंकवादी नहीं लिख सकते आप, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के प्रधानमंत्री को भर भर कर, उनकी स्वर्गीय मां को भर भर कर गालियां वीडियो डाली गई, और वो वीडियो जो उसको नहीं रोका जाता, हा शब्द हा रा कह दो, वो जो है पंच हो जाता है, वो शब्द नहीं आता। लेकिन प्रधानमंत्री की मां को इतनी भद्दी भद्दी गालियां, वो इतनी तो ये सिर्फ पैसे का खेल है या इसमें कोई आइडियोलॉजिकल वॉर है हिंदुस्तान के खिलाफ? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो जो आपने सवाल किया, एक पैसे का मैटर तो है ही, लेकिन आइडियोलॉजी का खेल भी है। आज के डेट में आप अगर मेटा इंस्टाग्राम की सीनियर लीडरशिप देखें इंडिया की, तो इंस्टाग्राम की पब्लिक पॉलिसी लीड करती है नताशा जोग। अब जो लोग मीडिया को फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि 7 साल पहले नताशा जोग ये वही पत्रकार थी जो एनडीटीवी में, जो वामपंथी पत्रकार प्रणव रॉय के एनडीटीवी में वो हिंदू विरोधी अपना कार्यक्रम चलाती थी। अब आप दूसरे अगर उनके सीनियर लीडरशिप में जाएंगे तो अमन जैन करके हैं। अब अमन जैन वो कांग्रेस के मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के एडवाइजर थे, और इनकी सीनियर लीडरशिप में है शशांक शाह, वो भी कांग्रेसी मंत्री अश्विनी कुमार के लैंप फेलो थे। तो इसमें विचारधारा के लोग रखे जाते हैं। थोड़े 6 महीने पहले जिनको हटाया गया है, प्रियंका राव खान, वो भी जुड़ी हुई थी कांग्रेस से। तो और ये आज का नहीं है, ये करंट लीडरशिप नहीं है, आप कंसिस्टेंटली इनकी लीडरशिप यही आ रही है मेटा की। और अब संजीव जी जो बात कर रहे थे, और संजीव जी जो सोशल मीडिया का इतिहास बता रहे थे, संजीव जी शायद आप ये भूल गए होंगे कि 24 अगस्त 2012 12 अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था मनमोहन सिंह की सरकार ने, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार ने, जिसमें 2 पत्रकार, एक शिव अरूर और कांचन गुप्ता जी का अकाउंट भी आपने ऑर्डर देके ब्लॉक किया था, और ये रही वो ऑर्डर की कॉपी। अब आते हैं आप जो इतिहास बता रहे हैं तो आप बहुत कुछ भूल गए। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका अमेरिकन कंपनी, जिस पर अमेरिका में बाद में कार्रवाई भी हुई, कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऑफिस में कांग्रेस के सिंबल वाला पोस्टर पड़ा हुआ था। कांग्रेस ने उसको 800 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो आप ये जो विस्परिंग कैंपेन करने के लिए, और वही कैंपेन करने, वैसा ही कैंपेन अमेरिका में करने के लिए उसको दोषी पाया गया, उसको कंपनी बंद करनी पड़ी। बाद में उसने नई कंपनी एमर डेटा शुरू की। और अब आम आदमी पार्टी वाले पे आते हैं, जो मैडम कह रही थी कि केजरीवाल जी ने आज सुबह को पोस्ट किया है। केजरीवाल जी ने ये नहीं बताया कि सुबह को कौन सी पोस्ट उनकी रेस्ट्रिक्ट हुई है। अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे, आप खालिस्तानियों को सपोर्ट करोगे, वो पोस्ट रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। सबकी कुछ ना कुछ पोस्ट रेस्ट्रिक्ट होती है। केजरीवाल जी ने सिर्फ बता दिया कि मोनेटाइजेशन मेरा ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है। कौन सी पोस्ट रेस्ट्रिक्ट हुए वो नहीं बताया। अच्छा, एक मिनट आप आगे बढ़े, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं देख रहा था केजरीवाल जी की पोस्ट के नीचे जो है कुछ मैं कमेंट देख रहा था। 1 मिनट, केजरीवाल जी ने कहा अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो मुझे डीएम करें। तो लोगों ने याद दिलाया कि भाई साहब आपने अपना डीएम बंद कर रखा है। तो मतलब आप कितने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर है कि आप अपना डीएम बंद रखते हैं, फिर पब्लिक से कहते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो मुझे डीएम करें। भाई कहाँ डीएम करें ये भी बता दीजिए। अपनी बात करें। अभी टेक्निकल पॉइंट पे आते हैं इसमें, कि जो अल्गोरिदम आधारित कंटेंट वितरण प्रणाली है, ये मेटा जैसी कंपनियों को कॉर्पोरेट निर्णय को तकनीकी त्रुटि बता के वहां से पैसे बनाओ, आइडियोलॉजी चलाओ, और तकनीकी त्रुटि बता के निकल जाओ बस के तकनीकी त्रुटि है। मेरे तो मेटा से सवाल है, कुछ 7-8 सवाल, अगर वो जवाब दे दें, या उनका सपोर्ट जो कर रहे हैं कांग्रेस वाले भाई साहब वो जवाब दे दें, तो मैं आप आज्ञा दीजिए तो मैं उनको वो 7-8 सवाल पूछ लेता हूं। और ये तकनीकी एक सेकंड प्लीज अभी मैं एक मेहमान के पास गया भी नहीं। हाँ बोलिए आप। एक मिनट संजीव, पॉलिटिकल डिबेट से ज्यादा ये मुझे लगता है एक बड़ी डिबेट है जी। एल्गोरिदम आधारित कंटेंट वितरण का जो स्टेटमेंट दिया है, मेरे शब्द नहीं है, मेटा की विसल ब्लोअर केली स्टोनफ्लेक ने कल ये टीवी पे बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये शब्द केली स्टोनफ्लेक के हैं, तो इसका अगर क्लैरिफिकेशन दे दें मेटा वाले तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, उन्होंने कहा कि ये किया जाता है एल्गोरिदम, जो आप देखना चाहते हैं वो नहीं, जो हम दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। एक मिनट संजीव कौशिक, 1 मिनट, मैं थोड़ा सा मैं निर्वा जी के पास जाना चाहता हूँ। निर्वा जी, इस विषय पर भी तो आप आए, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने भाई बड़ा गलत कर दिया। आप अपने रिपोर्टर भेज के लोगों के बंगलों में ताक झाक करवा रही हैं, बहुत गलत बात है। कौन 12 लाख रुपए देता है, कौन 12 लाख के बंगले में रहता है,
कौन पवन मुंजाल के बगल में रहता है। आप ऐसे ऐसे जो है ये एक्सपोज, ये तो लोगों की निजता का उल्लंघन है भाई। मैं 12 लाख रुपए दूं, 25 लाख रुपए दूं, आप मेरे घर में बंगले में आके क्यों ताक जाक करेंगे भाई? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि पब्लिक फिगर है, आप जब किसी से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं तो यू शुड ऑल्सो बी इन अ पोजिशन कि आपसे जब अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए तो आप जवाब दे पाए। और वो भी जो अपने आप को आरटीआई एक्टिविस्ट का है। हाँ, आरटीआई एक्टिविस्ट है, लीगल जर्नलिस्ट है, तो भाई सवाल तो उठेंगे क्योंकि आपने भी सवाल उठाए हैं लोगों पे। आप पब्लिक फिगर है, पॉलिटिशियन हो गए हैं, आपके पॉलिटिशियन पॉलिटिकल गुरुज भी आपको ऐसे समर्थन दे रहे हैं, तो ये तो बनता है सवाल करना। तो और आप ही तो बोलते हैं ना सवाल कीजिए, तो हम सवाल किए कि आप रेंट एग्रीमेंट दिखाइए, किसके नाम पे आपका रेंट एग्रीमेंट है, आप जहाँ रह रहे हैं कितने कैसे पैसे दे रहे हैं, क्योंकि भाई सवाल तो उठेंगे और हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे पर लीगल नोटिस की भी वो की गई है द पैम्फलेट के ऊपर, बट वी विल नॉट बैक डाउन, वी स्टैंड बाय आवर स्टोरी, वी स्टैंड बाय द जर्नलिस्ट। और इसमें आपका भी काफी साथ रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट, फॉर द सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट के लिए। बट हम वी आर नॉट बैकिंग आउट। मैं तो ये कहता हूँ निर्वा जी, मैं बार बार कहता हूँ, देश के पत्रकारों को आरटीआई एक्ट के दायरे में आना चाहिए। जो दूसरों से आरटीआई, मैं तो कहता हूं पत्रकारों को भी अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए। और सौरभ दास जी, मैं तैयार हूं, आप आइए, चलिए हम दोनों मिलकर के प्रेस क्लब चलते हैं, अपनी अपनी संपत्ति की, अपने अपने इनकम की, अपने अपनी सब चीजों का सार्वजनिक संपत्ति की घोषणा करते हैं। सौरभ दास, हाँ नहीं तो कोई बात नहीं, पार्टी करें, लेकिन आइए मैं आपके साथ खड़ा हूं। मुझे 30-32 साल हुए पत्रकारिता में। मैं अपनी सार्वजनिक संपत्ति का, अपनी एक एक कर्जे का, अपनी संपत्ति, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, हर चीज का जो है एक पब्लिक डोमेन में डालने को तैयार हूं। आइए, आप भी आइए, सौरभ दास जी आप भी आइए, और साथ साथ आपके साथ जो अभिजीत दीपके हुआ है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो सबको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। लेकिन ओके, मुझे ब्रेक पे जाना, उससे पहले निर्वा जी संक्षेप में, ये जो पूरी लड़ाई जो एल्गोरिदम बेस है, क्योंकि आप लोग भी प्लेटफॉर्म पर हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है 2024 के चुनाव में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने कहा था, जो एक खास किस्म के एक तरह के यूट्यूबर्स थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पूरे कंटेंट को जो है ऐसा लगा कि प्रेस किया जा रहा है, हमको बढ़ने नहीं दिया जा रहा पूरे ड्यूरिंग इलेक्शन। ऐसा जो है जयपुर डायलॉग है, अजीत भारती हैं, ऐसे बहुत सारे वो हैं लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पोस्ट को जो है दबाया गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है, ऐसा होता है? आवाज दीजिए भाई, आवाज जी, हाँ सॉरी, बोलिए जी। ऐसा होता है बिल्कुल, और ऐसा भी होता है कि कुछ कंटेंट एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर जयपुर डायलॉग्स है, अजीत भारती, इनका कंटेंट अगर सप्रेस किया जा रहा है, तो अगर अब रिसेंट जो दंगे हुए, जो जंतर पर प्रोटेस्ट हुए, तो उसमें एक इस तरह का कंटेंट पुश किया जा रहा था कि आपको लगे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये सारा ऑर्गेनिक है, ये जेन्युइन स्टूडेंट्स ही हैं जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जबकि क्लियरली पता चल रहा है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। 50% से ज्यादा वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज के, स्टूडेंट यूनियंस के लोग बैठे हुए। तो ये स्टूडेंट यूनियन है, दैट डजंट मेक देम द जेन्युइन स्टूडेंट कंसर्न्स। ये अपनी पॉलिटिक्स ही करने आए थे वहां पे, जो उन्होंने की। इवेंचुअली जो दंगे हुए, अभी यही लोग अभी झारखंड भी जा रहे हैं। ऐसा का कल आज का कॉल था कि 6-7 तारीख को हम विधानसभा चलेंगे, जबकि वहां के जो छात्र संगठन अभी चल रहा है, वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन्होंने बोला था कि वो 10 तारीख को जा रहे हैं। तो आपको 7 तारीख को आप कौन होते हैं उनका प्रोटेस्ट, जो इतने 20-25 दिन से वो लोग बैठे हैं, वो इतना नॉन वायलेंट तरीके से, इतना पोलाइट उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां जाके आपको हाईजैक क्यों करना है प्रोटेस्ट? और ये झारखंड का कंटेंट नहीं आ रहा है आपकी टाइमलाइन पे। आपके स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे झारखंड के स्टूडेंट्स दिखे आपको? झारखंड के स्टूडेंट्स की बात को हमको पुश करना पड़ रहा है। हम 10 वीडियो करते हैं, हम 10 प्रोग्राम करते हैं, वीडियो करते हैं, तब उसमें से एक जो है थोड़ा बहुत जो है होता है। लेकिन चलिए ठीक है, देश अब बात करने लगा, उसकी अच्छी बात है, वो पुश करें ना करें, लेकिन फिर भी समझ जाए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद संजीव और वंदना जी आ रहा हूँ, चारू जी आपके पास ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा ने भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और मेरिट आधारित रूप दिया है। नायब सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार यहाँ के नौजवान हो, किसान हो, बहनें बेटियां हो, सबके लिए बेहतरीन काम कर रही है। बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने का जो रास्ता हरियाणा सरकार ने दिखाया है वो इतना आसान नहीं था। आज हरियाणा में सरकारी नौकरी का केवल एक ही आधार है, मेहनत, प्रतिभा और मेरिट। अब तक लगभग 1,83,000 योग्य युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। हर नियुक्ति इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा में प्रतिभा का सम्मान हो रहा है और युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल में यानी अक्टूबर 2024 से अब तक लगभग 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। गरीब परिवार का बच्चा भी आज हरियाणा सरकार के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के आज नौकरी लग रहा है। सरकार 3,000 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन कर चुकी है, जिनके माध्यम से लगभग 1,20,000 युवाओं को रोजगार के अवसर और सहयोग प्राप्त हुए हैं। हरियाणा सरकार, उम्मीदों पर खरी सरकार। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं जंतर मंतर का मेला या एल्गोरिदम का खेला, क्योंकि मेटा ने इस बात को स्वीकार किया है कि आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम पर, आपके व्हाट्सएप पर जो प्रधानमंत्री को गालियां वाली वीडियो आ रही थी, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एक तरफा वीडियो आ रही थी, वो सब पैसे लेकर के बूस्ट की गई। अब सवाल यह है कि ये पैसा किसने दिया? संजीव कौशिक, ये तो सरकार को पूछना चाहिए ना और सामने लाना चाहिए ना कि भाई ये पैसा किसने दिया, कौन लोग हैं जो इसके लिए फंडिंग कर रहे थे। जब कंपनी मान रही है उनको पैसा देके ये चीज बूस्ट कराई गई, तो सरकार को जानना चाहिए ना कि किसने पैसा दिया। अशोक जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मन मूरत देखी वैसी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2014 के बाद से यदि कोई हमसे ये पूछ रहा है कि सरकार के विरोध में सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्ट, इस तरह के लिखने वाले लोग कैसे आ गए, हमसे सवाल पूछ रहे हैं आप, विपक्षी पार्टियों से पूछ रहे हैं। तो सरकार के कान के नीचे चार चपत लगानी चाहिए और पूछनी चाहिए कि ये पोस्ट करने वाले लोग हैं कौन, जो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, देश के विपक्ष को गाली दे रहे हैं। जैसे कांग्रेस करती है ना, जैसे कांग्रेस करती है ना कि राहुल गांधी पर कुछ इंस्टाग्राम, वही मैं यही पूछ रहा हूं। मैं एग्जैक्टली मैं एक मिनट मैं बिल्कुल मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आज बीजेपी, एक मिनट मेरा सवाल ले लीजिए फिर। अरे मेरा सवाल ले लीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बिल्कुल यही करना चाहिए, चपत लगा के पूछना चाहिए, जैसे कांग्रेस में करते हैं। अभी कर्नाटक में इंस्टाग्राम में जो है एक जैसे ही राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो डाला, तुरंत एफआईआर करके बोला थाने में घसीट लाओ। तो बिल्कुल सरकार को ऐसा ही करना चाहिए। मोदी के खिलाफ जो बोले, मोदी को जो गाली दे, उसके कान पकड़ के चपत लगा के थाने में ले। मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूं संजीव कौशिक। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ यदि कोई भी इस तरह का आदमी यदि अपशब्द करता है, बात करता है, तो उसको चिन्हित किया जाना चाहिए, उसको उल्टा लटकाइए आप। सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ हम करेंगे, कौन करेगा ये? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं तो साथ खड़ा हूं। देश के प्रधानमंत्री ही ऐसे लोगों को यदि फॉलो करते हो, जो समाज को तोड़ने की बात करता हो, जो अपशब्द करने की बात करता हो, कौन तय करेगा भाई? समाज को तोड़ने की बात कौन कर रहा है? ये आप किस आधार पे तय करेंगे? मैं तो आपको अरे ये आप किस आधार पे तय करेंगे? आपके सुनिए ना, मैं सुनिए ना, एक मिनट सुनिए एक मिनट आपसे एक उदाहरण पूछ रहा हूं,
मुझे नहीं पता आप सौरव दास को फॉलो करते हैं नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है आज इस देश के बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं। और सौरव दास जो है वो भारत के सेना अध्यक्ष के बयान को पाकिस्तान, उसको भारत के सेना अध्यक्ष के विरोध में बयान करके कह रहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अब ये देश तोड़ने वाला है कि नहीं है? क्या सौरव दास को फॉलो करने, एक मिनट, क्या सौरव दास को फॉलो करने वाले सबको उठा के जेल में डाल दें? अशोक जी, देश के सरकार के द्वारा यदि ये बात तय की जाती हो और देश के सरकार के प्रतिनिधि जाकर के जंतर मंतर पर बैठे हुए लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ जाकर समझौता करते हैं, तो कम से कम इतनी ईमानदारी तो होनी चाहिए कि जो बात कह रहे हैं, जो समझौता कह रहे हैं, जो मीडिया के सामने कह रहे हैं, उस पर लागू करना चाहिए। जैसे बात होनी चाहिए ना। जैसे जैसे क्या बात कर रहे हैं? क्या क्या बात हुई थी? क्या सीजेपी, मतलब जो अपराधी थे उनको छोड़ देना चाहिए, है ना? अरे क्या क्या बात हुई थी? जो अपराधी थे उनको छोड़ देना चाहिए, यही आप कह रहे हैं ना? कुछ कहना चाह रही हूँ मैं। हाँ, आ रहा हूँ। अपराधियों को छोड़ देना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? कोई मतलब नहीं है उसके बात का, कोई मतलब नहीं है। नहीं, किस बात का? क्यों अपराधियों को छोड़? एक मिनट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक मिनट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार अगर छोड़ भी दे, एक मिनट सुनिए संजीव जी, संजीव जी एक मिनट, ये मेरा बहस का आज मुद्दा नहीं था, लेकिन आप कहना चाहते हैं, इसलिए मैं कहकर मैं वंदना जी और उसके बाद चारू जी के पास जाना चाहता हूँ। मैं बहुत जल्दी एक बात बोलना चाहती हूँ, वो शब्द भूल जाएंगे सब। बोलिए, अच्छा बोलिए। कह रहे हैं कि समाज में विभाजन लाने की बातें, ये शब्द का प्रयोग किया अभी संजीव जी ने। मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, ये वो लोग हैं जो समाज का विभाजन नहीं, देश के विभाजन का साथ देने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ उस मंच पर खड़े रहे हैं। हमने सुना है और देश के लोगों ने भी सुना है। एक मिनट, मुझे वंदना जी के पास जाना है। चारू जी एक मिनट, मैं आपको मौका दूंगा एक वंदना जी के पहले। देखिए ऐसा है, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं, तो क्या संजीव जी ने जो फॉर्मूला दिया कि नीचे चपत लगाकर, क्या वो फॉर्मूला उन पर लागू होना चाहिए? ये आप लोग तय कर लीजिए। मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसा बोल सकूं, लेकिन जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है कि भैया नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं और जो आरएसएस का आदमी दिख जाए पहले उसको मारो, सांप को छोड़ दो, तो ये देश को भड़काने, देश को तोड़ने, देश में दंगा फैलाने वाला अगर ये बयान नहीं है तो और क्या हो सकता है? संजीव कौशिक बताएं। वंदना जी बोलिए, वंदना जी बोलिए। 30 सेकंड वंदना जी, 30 सेकंड, एक मिनट। संजीव जी बंद कर दीजिए आवाज। हाँ बोलिए। अशोक जी, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी भेज को उनको जेल में डाल दो झूठे आरोप में, तब ठीक है। जो वहां पे 2.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स थे प्रोटेस्ट में, क्या वो भी सोशल मीडिया पे थे? क्या वो सोशल मीडिया पे थे या एआई से बनाया गया था वो चित्र? आज वही युद्ध ने आके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, तो जाकर आज नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि अब सोशल मीडिया की भी आवाज दबानी जरूरी है। सेकेंडली मेरे को एक आप पॉइंट रखने दो यहाँ पे। नहीं, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल, सिर्फ 30 सेकंड। नहीं, एक मिनट में चारू प्रज्ञा जी से पूछना चाहती हूँ। अभी तो आप चिल्ला के कह रही है कि कैसे प्रधानमंत्री जी का उन्होंने वहां से डिलीट कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने दिनों से वहां पे सीसैम की वीडियोस और डीप फेक वीडियोस प्लेटफॉर्म पे थे, क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवाज नहीं उठाई? चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए, बस हो गया, आवाज बंद कर दीजिए चारू प्रज्ञा, बस समय नहीं है। चारू प्रज्ञा जी, चारू प्रज्ञा जी की आवाज दीजिए भाई। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं और वंदना जी को याद दिलाते हैं। ये आज एक प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, परसों ही एक और प्रोटेस्ट के बारे में एक कोर्ट का ऑर्डर आया है। ताहिर हुसैन जो इनके ही पार्टी के नेता हुए करते थे, उनको उम्र कैद मिली है। उम्र कैद क्यों मिली है? प्रोटेस्ट के आड़े में खड़े होकर जो भी इन्होंने पोस्ट किया, उनको प्रोटेक्ट किया, जो कुछ भी किया। आज कोर्ट ने ये ठहराया है कि एक आईबी ऑफिसर की हत्या आपके जिम्मे है, उम्र कैद मिली है इनको। ओके, चलिए आज समय इतना ही, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो सेफ हार्बर दे रखा है, लीगल शील्ड दे रखी है, इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और सोशल मीडिया जो है वो भारत का पॉलिटिकल डिस्कोर्स तय नहीं करेगा, कोई बाहर बैठी कंपनी नहीं तय करेगा, देश की 140 करोड़ जनता तय करेगी। और देश की 140 करोड़ जनता जो देखना चाहती है वो देखे, ना कि उसको पैसा देकर विदेश में बैठी कंपनी तय करे। ये बंद होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, सभी को शुक्रिया, नमस्कार।